नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी संघ की सियासी भागवत। जी हां, दिल्ली के विज्ञान भवन से निकली संघ प्रमुख मोहन भागवत की गूंज अब पूरे देश की सियासत में सुनाई दे रही है। लंबे वक्त से ये चर्चा थी कि बीजेपी और आरएसएस के बीच मनभेद है, लेकिन भागवत ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी और संघ में मनभेद नहीं है, हालांकि कई मुद्दों पर मतभेद होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने 75 की उम्र में रिटायरमेंट वाले अपने बयान पर भी स्थिति साफ की। इधर उनके बयान को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने चश्मे से देख रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत के बयान से बीजेपी आरएसएस विवाद की अटकलें अब खत्म हो जाएंगी और संघ प्रमुख के इन बयानों के राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। तो मतभेद के मुद्दे क्या है? मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। इश्यूज में मतभेद होता है, सबका होता है। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद उन अटकलों पर विराम जरूर लग गया है, जिनमें ये दावा किया जाता था कि बीजेपी और संघ के बीच खटपट चल रही है। दरअसल मोहन भागवत ने संघ के शताब्दी वर्ष पर दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही व्याख्यान माला के आखिरी दिन उन सवालों के भी जवाब दिए जो पिछले कई महीनों से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भागवत ने 75 की उम्र में रिटायर होने वाले अपने बयान पर भी साफ कहा कि ना वो रिटायर हो रहे हैं, ना ही किसी के लिए उन्होंने ये कहा था। संघ चाहे तो 75 की उम्र के बाद भी वो काम करेंगे। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shaka, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit. याद हो तो जब मोहन भागवत ने 75 साल वाला बयान दिया था तो कांग्रेस ने इसे पीएम मोदी के रिटायरमेंट से जोड़ा था। उस वक्त कांग्रेस ने इस बयान को आधार बनाकर बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश की थी, लेकिन मोहन भागवत के इस बयान को अब बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि 75 वर्ष के व्यक्ति को रिटायर्ड हो जाना चाहिए और नए व्यक्तियों को आगे लाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपने बयान से यू टर्न लेते हुए कहा कि न तो मैंने किसी को रिटायर होने को कहा था, न मैं स्वयं रिटायर हो रहा हूँ। कहीं न कहीं उस समय जो बयान था वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उन पर निशाना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही कि जो भी वरिष्ठ नेतागण होते हैं, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो या अन्य नेता हो, सभी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है। भले ही उनसे मार्गदर्शन लिया जाए या न लिया जाए, लेकिन उन्हें मार्गदर्शक मंडल में उम्र के बाद डाल दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो भी जाते हैं वो राष्ट्रवाद की नीति को देखते हैं, समझते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों के जो भी निर्णय हैं वो स्वयं लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों के अपने मायने होते हैं। उन्होंने बीजेपी से मनभेद की बातों से इनकार तो किया, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर दोनों के बीच मतभेद जरूर है। ये बात भी संघ प्रमुख ने स्वीकार की। भागवत ने संघ की भूमिका को भी स्पष्ट किया है, साथ ही उन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी जिसको लेकर न सिर्फ चर्चाएं होती थीं, बल्कि सियासत भी गर्माती थी। खैर, अब संघ प्रमुख के बयानों का विश्लेषण होता रहेगा और आने वाले दिनों में उनके बयानों की व्याख्या भी नए नए एंगल से होते दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। खिलावन जी, बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत भी आपसे ही करते हैं हमेशा की तरह। भागवत के इन बयानों के क्या राजनीतिक मायने हैं? क्या जो अटकलें लग रही थी सब पर विराम लग जाएगा अब?
देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जिस तरह के बयान भागवत जी के आते हैं, मुझे लगता है कि अ, जो बयान वास्तव में खास तौर पे बीजेपी को या देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले होते हैं, वो महत्वपूर्ण बयान होते हैं। और जिस तरह से आरएसएस के 100 वर्ष कंप्लीट होने पर दिल्ली के विज्ञान भवन में जो आयोजित किया गया था कार्यक्रम, उसमें एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम थी जिसमें बहुत सारे शंकाओं का, जो कई कई महीने से देश की राजनीतिक चितत पर तैर रहे थे, ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास उस प्रश्नोत्तर काल में किया गया जो संघ से संबंधित थी। उसमें सबसे प्रमुख बात यही थी कि भाजपा के चुनाव को लेकर के, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के सवाल उठाए गए थे। तो स्पष्ट कह दिया भागवत जी ने, डॉक्टर मोहन भागवत ने, कि ये हमारा विषय नहीं है, ये भाजपा का विषय है और वो अपना चुनाव कर लेंगे। यदि हमें करना होता तभी तक हम चुनाव कर लेते। इस तरह की बात कही उसने। दूसरा महत्वपूर्ण बात यही कि इसमें नया क्या है, संघ तो वैसे भी कहता रहता है ना कि वो निर्णय अपने खुद लेते हैं। ये तो कहने की बात है। आप और हम जानते हैं किस तरह के निर्णय भाजपा में संघ से प्रेरित होकर या संघ से दिशा निर्देश के बाद होते हैं, ये सब हम आपको सबको मालूम। लेकिन जो मंच पे कही गई बात है उस पर तो ध्यान देना चाहिए, उस पर तो गौर किया जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसने मतभेद को लेकर के कहा कि जो तैर रहा है लंबे समय से कि भाजपा और संघ में जो है मतभेद उभर रहे हैं कई मुद्दों पर, इस तरह की बातें कही जा रही थी, उसको भी प्रश्न। तो वो तो उन्होंने स्वीकार किया है ना, मतभेद हो सकते हैं, स्वाभाविक है मतभेद होना, लेकिन मनभेद नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मनभेद नहीं है, मतभेद भी नहीं है बोला। उन्होंने कहा कि अलग अलग मुद्दों पे, कुछ मुद्दों पे विचार अलग हो सकते हैं, ये शब्द का उपयोग किया कि कुछ मुद्दों पर विचार अलग हो सकते हैं भाजपा और संघ के, ये बात कही उसने। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो बात जो है लगातार तैर रही थी, वो 75 वर्ष की उम्र में रिटायर होने की बात को जो है लगातार हवा दिया जा रहा था। विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और भाजपा में भी इसको लेके तड़फन थी। और वो लोग तो खुश हो रहे थे जो ऑलरेडी मार्गदर्शक मंडल में चले गए 75 के बाद, लेकिन उन लोगों को दर्द हो रहा था जो 75 के होने वाले हैं और उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर जो है कई लंबे समय से उदापोह की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन हाँ, मोहन भागवत ने स्पष्ट कर दिया कि 75 वर्ष की रिटायर की बात ना अपने लिए कही है उसने, ना और किसी और के लिए कही है, ये स्पष्ट कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो मोरोपंत पिंगले की पुस्तक का विमोचन समारोह था, उस कार्यक्रम में मैं तो उन्होंने उनका किस्सा सुनाया था। हाँ, उसका वो तो पहले भी स्पष्ट था खिलावन जी। लेकिन पटेरिया जी, सवाल तो मेरा वही है कि राजनीतिक मायने क्या है, और वो लोग ये बात कर रहे हैं जो 75-80 का अपना अध्यक्ष बनाते हैं, वो कह रहे हैं कि इनके यहाँ तो ये परंपरा थी, इसका पालन होना चाहिए था। तो क्या अब वो जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो एक मुद्दा बनाने की बात की जा रही थी विपक्ष के द्वारा, उन सब पे विराम लग जाएगा? विराम लगाने की बात है ब्रजेश जी। आमतौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो कार्यक्रम था, यहाँ पे पहली बार संघ ने जो है, संघ प्रमुख ने सपाट और सीधी बातें की। बिल्कुल। आमतौर पर संघ की जो रीति नीति रही है, उनको जो संदेश देना होता है वो गोल मोल घुमा फिरा के देते हैं, जिनको ग्रहण करना होता है वो कर लेते हैं, बाकी लोगों के लिए हवा में हो जाता है। तो पिछली जो बात उन्होंने कही थी मोरोपंत पिंगले वाली, जो उदाहरण दिया था, वो निश्चित तौर पर जैसा आप भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। उनने ये नहीं कहा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, या उनने ये नहीं कहा था 75 में रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन ये सभी जानते हैं, संघ से जुड़े हुए या संघ को जानने वाले, कि संघ प्रमुख या संघ के बड़े नेता पदाधिकारी जब कोई बात करते हैं तो वो ऐसे ही इशारों में ही बात करते हैं। उसको एक संदेश देने की कोशिश, तो कहीं ना कहीं वो जो है एक संदेश देने की कोशिश थी, वो कुछ एक दिशा दिखाने की कोशिश थी। उनको लगा कि अब इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है, सामने बिहार का चुनाव खड़ा हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और यदि हम बीजेपी को ही देखें तो बीजेपी में आज की तारीख में भी नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिनके दम पर बीजेपी 240 सीटें जीत पाई है। बिल्कुल, जिताऊ कैंडिडेट अभी भी लोकप्रियता का एक वो आया सर्वे, तो उसमें भी तो इसलिए जो है, इसलिए उनको नहीं। लेकिन ये संघ की एक परंपरा ये भी है, उनकी रीति नीति ये भी है
कि हमेशा एक विकल्प तैयार करके चलते हैं, तो शायद वो विकल्प तैयार करने की बात कवायद में कहीं कोई व्यवधान आ रहा था, उसको लेकर उन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश की थी और उसके बाद शायद हो सकता है उनके बीच में समाधान हो गया हो, तो उन्होंने सारी शंकाओं कुशंकाओं का समाधान यहाँ कर दिया। यदि यही बात जब उनने मोरोपंत पिंगले का उदाहरण देकर कही थी, उसी दिन से ये चर्चा आम हो गई थी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, तमाम विपक्षी नेता, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता इसको लेकर कयासबाजी कर रहे थे। तब वो अगले दिन ही क्लेरिफिकेशन दे सकते थे, लेकिन उनने तब नहीं दिया, उनने बहुत समय लिया उसको क्लेरिफाई करने के लिए। अब उन्हें सीधी सपाट शब्दों में उस चीज़ को कहा है कि ना मैं रिटायर हो रहा हूँ, ना वो रिटायर हो रहे हैं, किसी के भी रिटायरमेंट की बात नहीं। तो अब वो जो कहा है ये हम समझ लेते हैं कि उन्हें सीधी सीधी बात करके अपना संदेश सीधा सीधा दिया है। अभी तक जो कर रहे थे वो जिनको ग्रहण करना था, जिनके लिए वो कह रहे थे, उनको तक वो पहुंच गई थी। तो क्या इसको यू टर्न माना जाए कांग्रेस की भाषा में? नहीं, इसमें यू टर्न जैसी कोई बात नहीं। उन्हें तब भी नहीं कहा था कि 75 में रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन संदेश तो ऐसे ही देता है ना नहीं, आरएसएस। उनके जो मंतव्य होंगे वो पूरे हो गए। या वो चर्चा कराना चाहते लेकिन होंगे, इस पूरे मसले में पूरे मसले में एक बहुत बड़ी बात है जो मोहन भागवत जी ने जो कहा है, आप उनके शब्दों को गौर कीजिए। उन्होंने कहा है कि संघ अपने अनुसांगिक संगठनों के बारे में निर्णय नहीं लेता है, वो खुद ही निर्णय लेते हैं उनको क्या करना है। तो एक तरीके से उनने जो है भारतीय जनता पार्टी को, जो कि अपने आप को संघ से दूर कहती है, जेपी नड्डा ने जिस तरीके से कहा था कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, या संघ भी बीजेपी को स्वतंत्र राजनीतिक दल कहता रहा है, वो पहली बार संघ प्रमुख ने ये मान लिया है कि संघ के जितने अनुसांगिक संगठन है उनमें से एक अनुसांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी भी है। यदि आप उनके शब्दों को गौर से फिर से सुनिए, लेकिन वो शब्द निकल कर आ रहे हैं। कह चुके हैं पहले भी कि हम उनके निर्णय में नहीं कहते हैं, निर्णय नहीं लेते हम, निर्णय तो वही लोग लेते हैं। नहीं, वो संघ पहले भी कहता रहा है कि हमसे कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल मांगेगा कि प्रचारक दे दो, हमको दे दो, स्वयंसेवक दे दो, हम दे देंगे। लेकिन वो देते हैं क्या किसी को? वो सिर्फ बीजेपी को देते हैं क्योंकि बीजेपी उनकी बनाई हुई है। लेकिन वो चीज़ों जब आपको अलग दिखाना हो कहीं पर, तो अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, जब एक दिखाना हो तो एक दिखाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिले से लेकर ऊपर तक संगठन महामंत्री का जो पद है वो संघ से आए हुए लोगों को दिया जाता है। आपने कुछ पदों के लिए तय कर रखा है कि वहाँ प्रचारक ही बैठेगा, जैसे प्रदेश संगठन महामंत्री है या राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, गैर प्रचारक को आप वहाँ बैठाते नहीं है। तो सारी चीज़ें तो संघ का वहाँ पर नकेल है ना, होल्ड है संघ का। तो वो संघ अपनी होल्ड को रखना चाहता है, उसको रखते हुए वो ये कहता है ये स्वतंत्र है, बीजेपी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है वो सारे निर्णय। लेकिन आप ये देखिए कि 240 सीटें आई थी, तब मोहन भागवत का क्या बयान आया था, तब उन्होंने मोदी की एरोगेंसी को लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे भाषण में अपने। तो इस तरीके से वो दिशा भी देते हैं, उनको बताते भी हैं गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। लेकिन जब हमसे उनसे पूछेंगे तो कहेंगे कि नहीं उनके निर्णय अपने हैं, हमको उनके निर्णय में भागीदारी नहीं करते। लेकिन संघ कंट्रोल पूरा होल्ड अपना रखना चाहता है, और जब बेपटरी होती है राजनीतिक दल तो उसको पटरी पे लाने की कोशिश करता है। ये अटल जी की सरकार में भी हमने देखा था। अटल जी की जब सरकार आई तब भी संघ से उनका क्लैश हुआ था। सुदर्शन उस समय इस भूमिका में थे जहाँ पे अभी मोहन भागवत हैं। तो संघ के अपने तरीके हैं काम करने के, वो अपने तरीके पे काम करता है, वो अपना इशारे देता है, वो कठपुतली की तरह नचाना चाहता है, स्वतंत्रता भी देना चाहता है, वो सारे काम करता है। लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य है, देना है और कब खींचना है, उसका जो मूल उद्देश्य है, जो मूल एजेंडे को लेकर चल रहा है, जब तक आप उस पर चल रहे हैं तब तक संघ आपके साथ है। जिस दिन आप एजेंडे से विमुख हुए तो संघ आपको विलग कर देगा। ये संघ की रीति नीति रही है। तो संघ की रीति नीति तो स्पष्ट है, और भी चीजों पर उनने साफ साफ शब्दों में कहा है। यदि हिंदुस्तान की बात करें, हम हिंदू मुस्लिम की बात करें, आक्रंताओं की बात करें, खिलावन जी, तो वो तमाम चीज़ों पे पहली बार जो प्रभु जी भी कह रहे हैं सीधे सपाट, कि जो लोगों को जनता को समझ में आता है वो भाषा में बात की है। तो क्या इससे उन्होंने जो कहा है कि हम मथुरा में नहीं दिए, काशी में नहीं, राम मंदिर हमारा मुद्दा था, तो बाकी के मुद्दों पर भी उन्होंने कोई सीधे शब्दों में कह दिया संघ की कोई भूमिका नहीं। इसके क्या मायने हैं? क्या वो बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं या लोगों को बताना चाहते हैं कि हर मंदिर में हम मस्जिद नहीं ढूंढ रहे, इसमें संघ का रोल नहीं है? देखिए, इस बार जो डॉक्टर मोहन भागवत का बयान था, जब वक्तव्य था, प्रश्नोत्तरों का जवाब दे रहे थे प्रश्नों का, उसमें जो है ये बात उन्होंने धार्मिक जो मंदिर मस्जिद की बातें लगातार होती है उस पर जो है केंद्रित नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो अभी धर्मनिरपेक्षता की बात की। उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिम यहाँ हैं और रहेंगे, मुस्लिम को यहाँ से भगा दें, ऐसी बात ये भी दोहराया उन्होंने। हालांकि ये भी दोहराया है कि हर मंदिर में आप मस्जिद मत ढूंढो। तो क्या अपनी पार्टी के लिए संदेश है उनका? बल्कि हिंदू राष्ट्र को लेकर के भी उसने बहुत स्पष्ट शब्दों पे कुछ नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि अब जो है संघ के विचारधारा में भी
जो धर्मनिरपेक्षता है और थोड़ी थोड़ी अंदर हो रही, जिस तरह हम कहते हैं ना कि कांग्रेस में भी थोड़ा थोड़ा राष्ट्रवाद घुस रहा है, उसी तरह मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने कल बात करी और मुस्लिम को देश से भगाने के सवाल पर जवाब दिया, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि ये उनकी स्पष्टवादिता है। लेकिन हाँ, मुझे इस बात नहीं, उन्होंने तो पर बाकायदा आश्चर्य राष्ट्रीय होता है। मुस्लिम मंच बना रखा है पहले से। हाँ, पहले से उनके पास मंच है, पहले से उसमें वो अनुसांगिक संगठन के रूप में कार्यरत है और उसके द्वारा जो है एक तरह से मुस्लिम को साधने का प्रयास भी होता है। जो उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिमों को साधने का प्रयास हुआ, अपने साथ लाने का प्रयास हुआ, उसमें से एक प्रयास वो भी था। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो कल जो बात कही गई और आज जो राजनीतिक क्षितिज पर लगातार तैर रही है जो बात संघ प्रमुख की बातें जो है, उसमें भाजपा के उन नेताओं को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी जो ये मानकर चल रहे थे कि वो मार्गदर्शक मंडल में धकेल दिए जाएंगे। वो सारे लोगों के मंसूबे में पानी भी तो फिर गया होगा, आपकी ये बात मानी जाए तो कि 75 के बाद रिटायर होंगे तो हमारी नंबर आएगा। हाँ, तो नए तो कहीं खुशी कहीं गम जैसा हाल हो गया। जो नए नंबर लगाने की कोशिश कर रहे थे, अंदर एंट्री मारने की कोशिश कर रहे थे, उनके भी मंसूबे पे पानी फिर गया होगा इस बात से। लेकिन हाँ, मुझे जो लगता है कि कुछ बातें मतभेद को लेकर के जैसे बातें कही गई, तो हम स्पष्ट रूप से राजनीतिक क्षितिज पे देखते हैं कि कई मुद्दे ऐसे उठते हैं जब संघ और भाजपा के बीच मतभेद की बातें जो है बहुत उभर कर सामने आती है। देखिए, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की एशिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू जो है गुजरात में स्थापित की जा रही थी, तब भी अंदर खाने में ये खबरें थी कि एक जो है आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले व्यक्ति थे और बहुत गंभीरता से विचार करके बहुत आक्रामक तरीके से उन्होंने जो है संघ पर प्रतिबंध लगाया था। तो इस बात को लेकर भी अंदर खाने में चर्चा थी। उसके बाद आपने अभी लोकसभा चुनाव के समय भी बयान देखा होगा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि अब हमें भाजपा की जरूरत नहीं है, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, इस तरह की बातें। और उसका परिणाम देखा आपने, एक छोटा सा बयान होता है, उसमें जो है 400 पार की जो है तस्वीर जो है खिसक जाती है 240 तक। तो मुझे लगता है तो क्या आपको लगता है कि एक बयान ऐसे दे दिया इससे संघ नाराज हो गए और घर बैठ गए संघ के कार्यकर्ता कि अब कर लीजिए आप? नहीं, पूरे घर नहीं बैठे, लेकिन इससे आंशिक प्रभाव तो पड़ता है निश्चित रूप से ब्रजेश जी। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा, इसलिए जो है जो जीतने वाली सीटें थी भाजपा के लिए, उन सीटों पर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और हमने फील्ड में देखा भी कुछ सक्रियता कम हो गई थी आरएसएस की, जो दूसरे चुनाव में सक्रियता दिखती थी। जैसे उसके बाद विधानसभा चुनाव में देखा आपने, विधानसभा चुनाव में कितनी सक्रियता दिख रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में थोड़ी कम सक्रियता दिखी। तो मुझे लगता है कि एक कारण ये भी हो सकता है जो दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव जो है राष्ट्रीय राजनीति में डालने वाले हैं। और संघ निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है, उसकी जमीनी स्तर पर जमीनी पकड़ और आम लोगों तक अंतिम छोर तक पहुंच जिस तरह से अनुसांगिक संगठनों ने संघ की बनाई है, चाहे वो मजदूर संघ हो, चाहे वो उद्योग भारती हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली ये संस्थाएं हो। मुझे लगता है कि इस तरह के जो अंतिम छोर तक जमीनी स्तर पर पकड़ है संघ की, वो निश्चित रूप से भारत के चुनाव को प्रभावित करने वाली, वो तो करती है ना, चुनाव को प्रभावित करती है संघ की कार्यशैली और रणनीति। प्रभु जी, लेकिन दो सवाल हैं आपके। एक तरफ वो इस्लाम की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 3 बच्चों की भी बात कर रहे हैं कि भाई 3 बच्चे, एक तरह से संदेश थे उनने हिंदुओं के लिए कि 3 बच्चे जरूरी हैं, जो 3 बच्चे नहीं करते वो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा मेरा सवाल है, क्या जो निर्णय उन्होंने कहा है कि निर्णय सिर्फ खुद बीजेपी लेती है, तो इसका असर दिखेगा, जल्दी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल पाएगा? आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ ब्रजेश जी, बिल्कुल जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल पाएगा। और ये संघ प्रमुख के इस बयान के बाद ये तय हो गया है, ये मान लीजिए कि संघ और बीजेपी के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो अंतर विरोध चल रहा था, जो
जो मनभेद जो शब्दों का प्रयोग किया, वो जो कुछ भी चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। किसी एक नाम पर सहमति अब बन गई है। शायद उसी का ये इंगित उनने किया है अपने बयान में कि बनाना तो बीजेपी को, हमको बनाना हो तो बहुत पहले बना लेते। ये उनने कहा, परिहास में कहा है कि इसके पहले जो कुछ कहा है वो ये चीज़ें साबित करती हैं कि जो है उनके बीच में सहमति बन गई। जो आपने इस्लाम की बात कही तो ये काट सत्य है। भारत जैसे देश में जहाँ पर कि 1000 साल होने आ रहे इस्लाम को यहाँ पर आए हुए, इस देश में जब से इस्लाम आया तब से आप इस्लाम को ख़त्म नहीं कर पाए। इस्लाम धर्म को मानने वाले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आज देश के 20% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम समाज की है। आप उस समाज को काट कर, और भारत जैसे देश में जो धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का देश है, वहाँ पर आप अपने आप को एकदम से, और आज की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आप ऐसा बदलाव नहीं कर सकते कि आप डेमोग्राफी को अपने आप बदल सको। तो उसको स्वीकार करना जो है, उसको स्वीकार करना, ये एक पक्ष है जो दिखावटी चेहरा कह सकते हैं। असली पक्ष जो संघ की जो सोच है, जिसको लेकर संघ 100 साल पूरे कर रहा है, जो आइडियोलॉजी है उनकी, जब 1925 में बना होगा हिंदुत्व की सोच को, वो जो दूसरी बात है कि 3 बच्चे पैदा करें। संघ प्रमुख विरोधाभासी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। एक तरफ वो कह रहे हैं इस्लाम है, हमको जैसा है स्वीकार करना, हमने कभी इस्लाम को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो जो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है डेमोग्राफी चेंज? उन्हीं के कारण हो रहा है। तो वो आप उसको, उससे बचाव का रास्ता क्या है? तो वो कह रहे हैं कि वो समाज, वो संस्कृतियां जो है लुप्त हो जाती हैं जो 3 बच्चे पैदा नहीं करती हैं। इसका बहुत कई देशों का उदाहरण है इसका। चीन जैसे देश में तो पैसा इंसेंटिव दे रही है सरकार बच्चे पैदा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक खतरा हो गया है कई देशों में। बहुत सारे देश हैं ऐसे दुनिया के छोटे छोटे जहाँ पर कि बच्चे ज़्यादा पैदा करने के लिए सरकार मदद कर रही है, पैसे दे रही है, संसाधन दे रही है। तो निश्चित तौर पर ये विलुप्त होने से बचाने का है कि धीरे धीरे जो डेमोग्राफी चेंज की जो चिंता कर रहे हैं, वो 2 बच्चे में तक हिंदुत्व सीमित होने के कारण हिंदू लोगों का, और वो उस वर्ग की आबादी बढ़ती चली जा रही। बैलेंस नहीं है ना यहाँ पर। बिल्कुल आप जो है, सरकार ने 2 बच्चों का फार्मूला लाया तो एक समाज ने अपना लिया, दूसरे समाज ने कहा कि हमारे धर्म के विरोधी है ये, तो वो समाज ने अपनाया नहीं, तो उनकी आबादी बढ़ती चली जा रही। डेमोग्राफी चेंज यहाँ पर हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। घुसपैठ एक पक्ष हो सकता है कहने के लिए, लेकिन जो बड़ा परिवर्तन जो आपको दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है आबादी से। संभल जैसी जगह की जो रिपोर्ट आई है वो क्या बता रही है? वो यही बता रही है ना, वहाँ तो कोई घुसपैठ नहीं, वहाँ कोई बांग्लादेशी, म्यांमार से कोई रोहिंग्या तो आगे बसे नहीं थे। वहाँ के वहीं के डेमोग्राफी हो गए वहाँ पे। हाँ, संघ ने भोपाल की चिंता की। यदि हम भोपाल की बात कर लें, जहाँ पर बैठ के हम बात कर रहे हैं, तो कोहे फिजा की बात की उनने, पुराने शहर के कुछ और इलाकों की बात की, वहाँ पर जो चेंज हुआ तो बदलाव वहाँ पे आ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये दोनों चीज़ें वो कह रहे हैं। तो एक तरफ वो संदेश दें, जो मूल एजेंडा है उसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मजबूरी है आपकी, क्योंकि सरकार आपकी है, आपका बच्चा सरकार में बैठा हुआ है, आप नहीं चाहते हैं कि वो कोई दिक्कत में आए, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। यदि आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो शायद वो जो पहली बात कर रहे हैं वो बात करता हुआ संघ नजर नहीं आता, संघ दूसरी बात करता हुआ नजर आता। आप याद कीजिए, पहले इस बात को कह चुके हैं कई बार। लेकिन अब चूंकि सरकार उनकी है, वो सरकार हिलाना नहीं चाहते हैं, गठबंधन की सरकार है। सरकार यदि जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, बहुत सारे विचार अलग अलग होते हैं, क्योंकि किसी भी संगठन, और हमारा बस चले तो हम एक साथ कर दें सब कुछ लागू। किसी भी संगठन को पल्लवित होने, फलने फूलने, अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं संसाधन की जरूरत पड़ती है। संसाधन और सुरक्षा ये आएंगे कहाँ से? सरकार से आएंगे। संघ प्रमुख भी राजनीतिक बयान देने लगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कह सकते। माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संघ प्रमुख ने बहुत सारे बादल जो छाए हुए थे वो छांट दिए, छटनी कर दिए। 75 के फार्मूले पर भी उन्होंने कह दिया ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ना वो खुद रिटायर होने वाले हैं, ना किसी को उन्होंने कहा है कि रिटायर हो जाइए। साथ में उन्होंने हिंदू मुस्लिम पर भी बात की है। 3 बच्चों का जो मूल एजेंडा है उस पर भी संघ प्रमुख ने साफ संदेश दिया। पहली बार सीधी बात सपाट शब्दों में कही है, ताकि लोग भी समझें और जिनको उनको संदेश देना है वो भी सीधी बातों में समझ जाएं, क्योंकि कई बार संदेश देने से इधर उधर की बात समझ में आ जाती है दूसरे लोगों को। जो संघ को जानने वाले लोग हैं, संघ जिनको संदेश देना चाहता है जिस तरीके से देता है वो समझ जाते हैं, लेकिन आम लोगों को समझाने के लिए पहली बार संघ प्रमुख ने साफ साफ शब्दों में कहा। अब इसके आगे क्या असर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर अध्यक्ष का जल्दी चयन हो सकता है, और भी जो उन्होंने संदेश दिए उस पर अमल होते हुए नजर आ सकता है। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।